तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो यार जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ मेरे सामने खड़ी है CBR 250R 2012 ABS मॉडल। और आज मैं अपने उस कमेंट को फुलफ़िल करने वाला हूँ जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि अगर आप 2021 में CBR 250R खरीदना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है और क्या क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या बुराइयाँ हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सिंपली इसको लाइक कर देना। इस वीडियो को अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रही है अगर वो परचेज़ करना चाह रहा है CBR 250R 2021 में। तो स्टार्ट करते हैं कुछ एक पॉइंट्स से जो कि मैंने यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स की लिस्ट बनाई है। इसमें लगभग 17-18 पॉइंट्स हैं और उसके अलावा कुछ एक एडिशनल और हैं। तो उन्हीं सारे पॉइंट्स पे ये पूरी वीडियो है और आपको अच्छी लगे तो सिंपली इसको लाइक करना। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। जो लोग खासतौर पे 250R या 150R परचेज़ करना चाह रहे हैं 2021 में, सिंपल सी बात है, सेकंड हैंड ही मिलेगी, नई तो अब मिलने से रही क्योंकि मई तो 2020 में ही बंद हो गई है। उसके बाद नई अभी तक लॉन्च नहीं हुई और 250RR का कोई पता नहीं है कब तक लॉन्च होगी या नहीं भी होगी। तो यार सबसे पहला पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी के मामले में। यार देखो होंडा की जितनी बाइक हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है इनका फ्रेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इनको आप रोड और ऑफ रोड दोनों पे यूज़ कर सकते हो। तो ड्यूरेबिलिटी में तो कोई डाउट है ही नहीं। सिंपल सा आपको बताऊं तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में इन बाइकों से अच्छा शायद ही मुझे कोई बाइक ऐसी लगती है जो मतलब इनके कंपेयर पे आ सकती है। दूसरा पॉइंट है मेंटेनेंस। तो यार मेंटेनेंस के मामले में भी होंडा की जितनी बाइक हैं वो काफ़ी लो मेंटेनेंस होती हैं, काफ़ी ईजी टू मेंटेन होती हैं। इनमें मेंटेनेंस के तौर पे केवल और केवल ऑयल चेंज होता है या उससे ज़्यादा हो तो मैक्सिमम कुछ एक पार्ट्स जैसे कि ब्रेक पैड वगैरह हुए, ये चीज़ें ही घिसती हैं। इससे ज़्यादा कुछ इसमें मेंटेनेंस नहीं होती है। ये लिमिटेड मेंटेनेंस वाली बाइक्स होती हैं। तो तीसरा पॉइंट है पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। हाँ, डिसकंटिन्यूड बाइक है, मैं एग्री करता हूँ इस बात को कि हो सकता है आपको पार्ट्स परचेज़ करने में, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में काफ़ी सारे इशू हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्ट्स इसके अवेलेबल नहीं है। पार्ट्स पूरी तरह मार्केट में अवेलेबल हैं। 100% एक पार्ट आपका इसको मार्केट में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाइक डिसकंटिन्यू हो गई है तो आपको इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, वो है पार्ट के प्राइस, पार्ट्स की कॉस्ट। तो देखो पार्ट्स की कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं है, आपको सबको पता है होंडा के जितने भी पार्ट हैं जेन्युइन प्राइस पे मिलते हैं। जितनी उनकी होनी चाहिए कॉस्ट उतने पे ही मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती है और उनसे कम भी नहीं होती है। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है अपने आप से। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि होंडा के जितने भी बाइक्स हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, उन सबके पार्ट्स जो है काफ़ी इजीली अवेलेबल होते हैं और इजीली मिल भी जाते हैं। तो यार देखो अगर आप 250 सीसी की बाइक ले रहे हो और उस पर आप लंबे टूर ना करो तो आपके लिए लेना बेकार है। फिर तो आप एक 100 सीसी की कोई छोटी बाइक ले लो, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। तो उसी बात से रिलेटेड है अब जो अगला पॉइंट है वो है राइडिंग पोस्चर। जब हम बाइक पे बैठते हैं तो किस पोजीशन में बैठते हैं कि हमारी बैक में पेन ना हो। अगर आप नॉर्मल किसी बाइक पे बैठते हो जिसमें जो पोस्चर है वो बिल्कुल ऐसा है कुछ, और अगर आप किसी स्पोर्ट टूरर बाइक पे बैठते हो जैसे कि CBR हुई या कोई इसी के आसपास की जैसे कि डोमिनार हुई, तो इन 2-3 बाइक पे मैंने पोस्चर देखा है वो थोड़ा सा ऐसे आता है। इससे क्या होता है जब कभी कोई बम्प आता है तो उस पर हमारी जो बैक है वो कुछ इस तरीके से मूव करती है, ना कि इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से मूव करेगी तो बैक में पेन होना होता ही है, मतलब होना क्या, मतलब होना ही होना है, उसमें कोई दो राय है नहीं। और अगर कुछ इस तरीके से बम्प होगा तो बैक में पेन होने के चांस बहुत कम है क्योंकि जो पूरा बम्प है वो सीधा सा आपके पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है, ना कि केवल बैक में। तो इससे मैं बस यही कहूँगा कि मैं इस बाइक से 250 किलोमीटर तक के टर्न पे जा चुका हूँ, लॉन्ग रूट पे एक टर्न में, जिसमें मैंने केवल 5 मिनट का स्टॉप लिया एक ही जगह पे और मेरी बैक में आज तक कभी पेन नहीं हुआ। मैं इस पर जनरली राइड्स करता रहता हूँ। और अब जो अगला पॉइंट है वो है पिलियन कम्फर्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी जो पीछे वाली सीट है ये काफ़ी बड़ी है, वाइड है और थोड़ी लंबी भी है कंपेयर टू अदर बाइक्स। अदर बाइक से मतलब है मेरा कि जैसे कि आजकल जितनी भी नई बाइक्स आ रही हैं जैसे कि ड्यूक हुई, डोमिनार हुई, R15 हुई या कोई भी उसी के कंपेयर की बाइक है, तो उसमें ये जो पीछे की सीट है वो काफ़ी छोटी है। तो छोटी होने के साथ साथ आप देखोगे कि इसमें जो पीछे वाला बंदा है ना वो अनकंफर्टेबल रहता है। और अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो वो ऐसा बंदा परेशान हो जाएगा कि कहेगा यार मुझे तो उतार दे, मैं नहीं जा सकता इस बाइक पे। लेकिन CBR में ऐसा कोई इशू नहीं है। CBR में सिंपली इसकी जो सीट है पीछे वाली काफ़ी बड़ी है, वाइड है और ईजी टू फिट है, मतलब बंदे को आराम से फिट हो जाएगी चाहे कितना भी
हल्का बंदा हो कितना ही मोटा बंदा हो उससे मतलब नहीं है। तो यार अब बात कर लेते हैं इसके कुछ इंजन से रिलेटेड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो इंजन मेरे सामने लगा है यहाँ CBR 250R में, ये लगभग 26 PSI का है। और 26 PSI काफ़ी होते हैं अपने आप एक 250 सीसी के सेगमेंट में। तो यार पावरफुल होने के साथ साथ आपको बता दूं इस बाइक में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत कम है। तो यार 26 HP के इंजन के साथ साथ अगला पॉइंट है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम है, जैसे कि आप कह सकते हो कि इसमें कोई ज़्यादा इतने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ना ही यहाँ पे मीटर भी इसका सिंपल सा ही है। कंसोल जो है बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं कि आप इसको देख के कंफ्यूज हो जाओ कुछ भी। तो इसमें आपको अगर कभी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आप इजी टू आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर कम इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे तो आपको जो है प्रॉब्लम इजी मिल जाएगी, आराम से ढूंढ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम हो गई है बाइक में। तो यार ये एक अच्छा बेनिफिट भी है। और ये साथ में थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा अब इसके जो बैड पॉइंट आएंगे। अभी तो फिलहाल में हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, नेगेटिव की अभी करेंगे। तो अभी जो अगला जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो पॉइंट है ये सेफ्टी से रिलेटेड, जिसमें सबसे जो मेन फीचर आता है सेफ्टी में केवल CBR में एक ही आता है, जो कि होता है ABS। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ABS है मेरी बाइक में, और ये 2 मॉडल्स में आती थी, ABS और नॉन ABS। ABS वाली के प्राइस लगभग 30,000 ज़्यादा थे और नॉन ABS वाली के 30,000 कम थे। कम तो नहीं कहूँगा, मतलब 30,000 कह सकते हो कि वो जो बाइक थी ऑन रोड आती थी लगभग 2,30,000 की ABS वाली, और जो नॉन ABS वाली है वो लगभग 2 लाख के अंदर आ जाती थी ऑन रोड। तो यार ये अकेला सेफ्टी फीचर है CBR में, इसके अलावा कोई ज़्यादा सेफ्टी फीचर आते नहीं है CBR में। लेकिन आज की तारीख में भी देखा जाए BS6 में केवल ABS कंपलसरी किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि ABS एक मेन सेफ्टी फीचर होता है किसी भी बाइक के लिए या किसी भी व्हीकल के लिए जो कि ऑन रोड हाई स्पीड में जाता है। तो CBR 250R अब हाई स्पीड से बात आती है इसकी टॉप स्पीड की, जो अगला पॉइंट है। जैसा कि मैंने YouTube पे देखा था एक बंदे की बाइक की टॉप स्पीड जो कि स्टॉक में थी, तो यार 250 सीसी इंजन के लिए 175 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तय करना एक अनबिलीवेबल बात है। एक बेजोड़ पावर का कह सकते हो आपके, एक बेजोड़ पावर है, उस पावर का कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में मैंने देखा है जितनी भी 250 सीसी की बाइक हैं या इसी के आसपास के सेगमेंट की बाइक हैं, उनमें से कोई भी मैंने नहीं देखी कि 175 क्रॉस कर जाए, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है। और अगर आपकी नज़रों में कोई ऐसी बाइक है जो मुझसे चूक गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो यार अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ एक और फीचर्स की। तो देखो इस बाइक को अगर आप 120 की स्पीड पे क्रूज़ करते हो, लगातार चलाते हो मतलब, तो आपके जो है वाइब्रेशन फील नहीं होगा। जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है 120 या 125 पे भी लेके जाते हो तो आपको इस बाइक में ज़रा भी वाइब्रेशन नहीं आता है। ये बाइक इतनी अच्छी है कि इसमें वाइब्रेशन नाम की चीज़ है ही नहीं। इसका जो हैंडल है वो काफ़ी कंफर्टेबल है और एग्रेसिव पोजीशन में बैठने के बाद थोड़ा सा बंदे को कंफर्ट भी लगता है और वो लंबे रूट पे भी इजीली जा सकता है इस बाइक को लेके। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसके जो होंडा के इंजन होते हैं वो काफ़ी रिफाइंड होते हैं और इनमें वाइब्रेशन वगैरह की दिक्कत कभी नहीं होती है। इवन आप उसको एक लिमिटेड स्पीड तक चलाओ तो, अगर आप उससे ज़्यादा जाते हो तो यार सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी चीज़ को उसके लिमिट से ज़्यादा चलाओगे तो उसमें प्रॉब्लम होनी है और आपको अनकंफर्टेबल लगेगा ही लगेगा। तो अगर आप इस बाइक को 125 kmph की स्पीड पे चलाओगे, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे भी चलाओगे, तो भी आप इसके हैंडल में वाइब्रेशन फील नहीं करोगे। ऐसा मेरा खुद का पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो यार एक और पॉइंट है, इसके बारे में आपको बता दूं कि ये 2 मॉडल्स में आती थी। अपने टाइम पे आने वाली पहली एक ऐसी बाइक थी जो दो अलग अलग सीसी सेगमेंट में आती थी, 150R और 250R, और दोनों की स्पीड में ज़्यादा अंतर नहीं था। खैर मैं CBR 150R से कंपेयर नहीं करूँगा। 150R की जो मैंने टॉप स्पीड अभी तक देखी है वो 144 के आसपास देखी है, उससे ज़्यादा की शायद मैंने कहीं नहीं देखी है। और अगर आपने कभी इसका रिकॉर्ड बनाया है तो यार वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 150R कितनी तेज़ जाती है। खैर मेरे पास है नहीं तो इसलिए मैं तो आपको बता नहीं सकता। इसकी जो टॉप स्पीड है वो मैंने आपको बताई दी, और मेंटेनेंस वगैरह दोनों की लगभग बराबर ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है मेंटेनेंस में, सब कुछ सेम है बस। तो यार देखो अभी जो पहला पॉइंट है वो उसको मैं नेगेटिव बिल्कुल नहीं कहूँगा और शायद आने वाले पॉइंट्स को भी मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा, बस इनको मैं न्यूट्रल पॉइंट कहूँगा कि ये मतलब एक तौर पे होने भी चाहिए थे ये फीचर्स, और नहीं भी हो तो भी काम चल रहा है हमारा।
पहला जो पॉइंट है वो है इसमें कि कोई ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, कॉर्निंग ABS वगैरह का कोई फीचर नहीं आता है, जैसा कि आजकल नई नई बाइक्स में आ रहा है। जैसा कि मैंने देखा है कि ड्यूक के काफ़ी मॉडल्स में आता है, RC में भी शायद आता है और एडवेंचर 250 में भी आ रहा है। तो यार ऐसा इसमें कोई फीचर नहीं है कि कोई ट्रैक्शन कंट्रोल हो इसमें या आपको कॉर्निंग ABS वगैरह के कोई फीचर्स मिल जाएं। तो ये केवल रॉ पावर है। इसकी जो पावर है, आप पूरी पावर को जितनी भी इंजन जनरेट कर रहा है उसको एज इट इज़ व्हील में ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसको कोई भी नहीं रोकेगा व्हील तक जाने के लिए। लेकिन अगर ट्रैक्शन कंट्रोल होता है तो वो पावर को रोक लेता है बीच में ही, पूरी पावर को व्हील तक नहीं जाने देता है, क्योंकि उसके कुछ एक रूल्स होते हैं कि किस हिसाब से बाइक को बढ़ाना है, किस हिसाब से लॉन्च कराना है, धीरे धीरे किस हिसाब से स्पीड बढ़ानी है, किस रोड पे किस तरीके से चलानी है, किस तरीके से नहीं चलानी। तो यार लेकिन CBR 250R में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है कि हम पूरी 100% इंजन की पावर का यूज़ कर सकते हैं अपने व्हील में। अगला जो पॉइंट है उसको भी मैं ऐसा ही कहूँगा कि वो भी न्यूट्रल पॉइंट ही है, इतना ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल नहीं है। तो देखो इसकी जो इतनी भी एसेसरीज़ हैं, जैसे कि हुई इसकी जो सैडल स्टे है वो भी नहीं मिलेगी आपको, ज़्यादातर मार्केट में वो मिलेगी तो काफ़ी महंगी मिलेगी क्योंकि अब तो लिमिटेड हो गई है। दूसरा, इसके साथ जितनी भी एसेसरीज़ वगैरह आती हैं वो भी आपको कम ही मिलेंगी, लेकिन मिल जाएंगी, काम चलाऊ मिल जाएंगी। जैसे कि आप चाहो कि इसमें आपको क्रैश गार्ड इंस्टॉल करने हैं तो यहाँ फ्रेम पे आप क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर सकते हो इस जगह पे, और यहाँ से वो क्रैश गार्ड बाहर आ जाता है, मैंने देखा है कुछ एक फ़ोटोज़ में। और इस पर आप सैडल स्टे भी इंस्टॉल कर सकते हो जो कि यहाँ तक आ जाती है ईजीली, लेकिन मैंने नहीं की, मैंने एक सैडल स्टे पर्सनली अपने आप बनाई है। तो ये इसके लिए एक मतलब कह सकते हो न्यूट्रल पॉइंट ही है। अगर आप बनवाना चाहो तो बनाने के लिए कोई भी इसको मना नहीं करेगा। किसी अच्छे मैकेनिक के पास जाओ जो कि लोहे का काम करता हो, तो आराम से आपके लिए कुछ भी चीज़ तैयार करके दे देगा। इसका कैरियर हो या इसकी जो सैडल स्टे हो या इसके जो क्रैश गार्ड वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें तैयार करके दे देगा और वो ज़्यादा रुपए भी नहीं लेगा शायद, क्योंकि आप उससे डायरेक्ट बनवाओगे तो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करोगे तो आपको शायद थोड़ी कॉस्टली पड़ सकती है बनी बनाई चीज़, और उसमें आपको श्योरिटी भी नहीं होगी कितनी उसकी ड्यूरेबिलिटी है, कितनी अच्छी है वो, कितनी बेकार है। अगला जो पॉइंट है वो कंपनी पे डिपेंड करता है, वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो है इसकी डिज़ाइन है ना, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ आज तक। इसकी डिज़ाइन 2011 में भी ऐसी थी जब ये लॉन्च हुई थी, और 2020 में भी ऐसी थी जब ये डिसकंटिन्यू हुई थी। तो यार सिंपल सी बात है, अगर कोई गाड़ी की अगर डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं हुआ है तो इससे एक बेनिफिट भी है। बेनिफिट ये है कि आप किसी भी मॉडल के पार्ट्स किसी भी मॉडल में लगा सकते हो। 2011 मॉडल के पार्ट आप 2020 वाले मॉडल में लगा दो, या 2020 वाले के पार्ट आप 2011 वाले मॉडल में लगा दो, या किसी भी मॉडल के पार्ट्स आप किसी भी मॉडल में लगा सकते हो। तो ये एक अच्छी बात भी है, और इसको नेगेटिव मैं इसलिए कंसीडर कर सकता हूँ क्योंकि यार एटलीस्ट कुछ एक चेंज तो करने चाहिए थे ना, कि थोड़ा सा लुक चेंज कर देते, या थोड़ी सी विंड स्क्रीन को बढ़ा देते, या कुछ फेयरिंग्स वगैरह को कम कर देते। कुछ एक चेंज तो करने चाहिए थे एटलीस्ट कंपनी को। तो ये एक गलत पॉइंट है कंपनी के लिए, ये गाड़ी के लिए नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ये तो कंपनी के डिज़ाइनर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की डिज़ाइन रखना चाह रहे हैं बाइक की। खैर इसकी ये जो डिज़ाइन है ये काफ़ी एरोडायनामिक है। इसका मैंने पर्सनल खुद ऑब्जर्व किया है कि मैं इसको रेन वाली कंडीशन में, जहाँ पे बारिश हो रही थी, और मैं इस बाइक को लेके चल रहा था लगभग 90 की स्पीड पे या 80 की स्पीड पे, तो मेरे हेलमेट के ऊपर से सारी की सारी बारिश की बूंदें निकल के जा रही थी। मेरे हेलमेट के इवन वाइज़र पे भी कोई बारिश की बूंदें वगैरह नहीं आ रही थी, इसका जो विंड ब्लास्ट है उसकी वजह से। तो ये एक अच्छी बात भी है कि इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है बाइक की, एरोडायनामिक है प्रॉपर। और जैसा कि आपको पता है कि होंडा जापान का ब्रांड है, तो जापान में तो यार टेक्नोलॉजी को काफ़ी महत्व दी जाती है। अगला जो पॉइंट है वो भी कंपनी के लिए है कि कंपनी ने ना LED लाइट केवल BS4 मॉडल में दी, उससे पहले वाले किसी भी मॉडल में कंपनी ने LED लाइट देने की कोशिश भी नहीं की। तो यार चाहते तो दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस LED लाइट को अपने पुराने किसी वर्जन में सेट नहीं कर सकते। वो LED लाइट बिल्कुल सेम है जैसी ये है, उसकी डिज़ाइन अंदर से भी ऐसी है और बाहर से भी ऐसी है, तो उसको आप अपने किसी भी मॉडल में सेट कर सकते हो, चाहे वो पुराना हो चाहे वो नया हो। अगला जो पॉइंट है वो है कि इसमें ना कोई भी 12 वोल्ट का सॉकेट आउट नहीं दिया, जैसा कि एसेसरीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है। आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारी बाइक में 12 वोल्ट का सॉकेट आउट आता है, जिससे कि आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो या कोई भी एडिशनल एसेसरीज़ वगैरह का यूज़ कर सकते हो। तो यार ये भी कंपनी को करना चाहिए था, क्योंकि ये नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि आप इसमें नहीं लगा सकते हो, आप इसमें डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करके चार्जर लगा सकते हो।
या कुछ भी ऐसा लगा सकते हो जो कि इसकी बैटरी के साथ कंफर्टेबल हो, ज़्यादा लोड ना डाले मतलब बैटरी पे। तो अगर कंपनी चाहती तो यहाँ पे काफ़ी जगह है, यहाँ पे काफ़ी जगह है, ऐसे ही इधर भी है। तो यहाँ कहीं पे 12 वोल्ट का सॉकेट दे सकती थी आउट करने का, जिससे कि यूज़र्स को काफ़ी अच्छा लगता और उनके लिए एक फीचर भी ये अच्छा रहता। अगला पॉइंट है वो सारी बाइक्स पे डिपेंड करता है। जितनी भी बाइक आप परचेज़ करना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, या जितनी भी आपको उसमें मतलब चाहिए या नहीं चाहिए, तो यार CBR टोटली पेट्रोल बेस्ड इंजन पे डिपेंड है। इसमें कोई एडिशनल आप फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि एथेनॉल वगैरह कुछ ऐसा नहीं यूज़ कर सकते हो। तो मुद्दे पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट है माइलेज का। तो यार माइलेज आप 250 सीसी इंजन से, जो कि 175 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड रखता हो और 26 PSI की पावर, उससे कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो। CBR का इंजन लोकल में लगभग 28 kmpl की माइलेज और हाईवे पे लगभग 35 kmpl की माइलेज देता है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और ये मेरी बाइक आज भी मुझे उतनी माइलेज देती है जितनी जब मैंने इसको लिया था तब देती थी। लगभग उसमें कोई चेंज नहीं आया है, वो एज इट इज़ ही है। डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके की रोड कंडीशन में इसे चला रहा हूँ। ऑफ रोड चलाता हूँ तो सिंपल सा बात है कि टॉप गियर नहीं लग पाता है, और टॉप गियर ना लगने के कारण इसकी जो प्रॉपर माइलेज है वो नहीं आ पाती है। और लोकल में भी कभी टॉप गियर नहीं लग पाता है, तो इस वजह से भी लोकल में भी नहीं आ पाती है प्रॉपर माइलेज। और हाईवेज पे आप जाओ तो आपको टॉप गियर लगा सकते हो और इसको टॉप स्पीड तक लेके जा सकते हो, तो उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन हाईवे पे आप इसको टॉप स्पीड में मत भगाना, ऐसी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि टॉप स्पीड में भगाने की कोशिश में बहुत से लोगों को मैंने देखा है एक्सीडेंट होते हुए। तो यार इसकी माइलेज को टेस्ट करने के लिए आप अगर चाहो तो इसको एक एवरेज स्पीड पे चलाओ, लगभग 90 की स्पीड पे चलाओगे तो आपको 35 kmpl का माइलेज ये देगी गारंटीड। क्योंकि ये मैं खुद पर्सनली ऑब्जर्व कर चुका हूँ इस बाइक से। 35 की माइलेज 250 सीसी इंजन के लिए काफ़ी अच्छी होती है अगर देखा जाए तो, खासतौर पे वो BS4 तक है तो, क्योंकि BS4 में इससे ज़्यादा माइलेज मिलना शायद ही कोई बाइक दे रही होगी 250 सीसी के इंजन में। यार अब आते हैं एक बहुत ही मेन मुद्दे पे कि अगर आपकी बाइक ख़राब हो जाती है तो ठीक कहाँ पे होगी। ठीक करने के लिए मैकेनिक ही चाहिए, सिंपल सी बात है। आप लोग खुद तो कर नहीं सकते हो, और कर भी सकते हो तो आप लोग करना नहीं चाहोगे, क्योंकि आप लोगों को लगेगा CBR काफ़ी टिपिकल बाइक है। लेकिन आप लोगों ने अगर मेरा चैनल पूरा देख रखा होगा, हर एक ज़्यादातर वीडियोस देख रखी होंगी, तो आप लोगों को पता होगा कि CBR इतनी भी ज़्यादा टिपिकल बाइक नहीं है और इतनी इजी भी नहीं है। खैर मैं ये भी कहूँगा कि इतनी टिपिकल नहीं है तो इतनी इजी भी नहीं है। ये एक मीडियम कैटेगरी की मैकेनिक को चाहती है कि एक इसके लिए मीडियम कैटेगरी का मैकेनिक को, एक्सपर्ट भी ना हो तो वो भी इसे ठीक कर सकता है। जिस बंदे ने ड्यूक, डोमिनार, R15 या KTM की कोई और मॉडल को टच कर रखा है, इंजन को या किसी भी उसकी फॉल्ट को, तो वो बंदा CBR 250R को भी इजीली कर सकता है। लेकिन करते क्यों नहीं है बताऊं? इसके पीछे मेन कारण है इसकी ये जो फेयरिंग्स है ना, इसको इस पे आएंगे अभी, इनको उतारने में भी 20 मिनट लग जाते हैं। और मुद्दा है ये, इस टैंक के नीचे जो फ्यूल पाइप लगा है ना, उसको निकालने में मैकेनिक डरते इस वजह से क्योंकि वो थोड़ा ना गलत तरीके से कनेक्टेड है। खैर कंपनी ने अपने हिसाब से सही किया है, वो थोड़ा छोटा भी है पाइप, उसका साइज़ भी छोटा है, और साइज़ छोटा होने के साथ साथ उसको निकालना और लगाना, सबसे ज़्यादा निकालना उसको बहुत ज़्यादा टिपिकल है। और मैकेनिक नहीं चाहेगा कि अगर फ्यूल पाइप टूट गया तो उसकी फ्यूल पंप ख़राब हो जाएगी, गाड़ी के जो टैंक है, और फ्यूल पंप ख़राब हो गई तो बंदा उससे उतने रुपए रखवा लेगा जितने की फ्यूल पंप है, या जब तक वो एटलीस्ट उसको रिपेयर नहीं करा देगा तब तक वो उसको छोड़ेगा नहीं। तो इतना बंदा कमाएगा नहीं जितना उसको उल्टे देने पड़ जाएंगे। तो इस वजह से ना मैकेनिक्स को लेते नहीं है। आपको मेन कारण बता दिया आज मैंने कि इसको मैकेनिक क्यों नहीं लेते हैं। तो यार ये थे कुछ एक कारण जिनकी वजह से आप CBR को ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप इसको लेना पसंद करोगे या नहीं करोगे। अब एक और मुद्दे पे आते हैं, रीसेल वैल्यू। जिस बंदे ने नई ली होगी ना तो वो तो सही में बहुत परेशान होगा, क्योंकि उसको रीसेल में उसकी वैल्यू नहीं मिल रही होगी। ये मेरी श्योरिटी है। अगर आप किसी भी CBR 250R को 1 या 2 साल 3 साल बाद भी अगर बेचोगे तो आपको हाफ प्राइस बड़ी मुश्किल मिलेंगे, ऐसी मेरी गारंटी है। ऐसा मैंने देखा है। और अगर आपको मिल चुके हैं तो ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं कहूँगा आप काफ़ी लकी इंसान हो जिसको CBR 250R के 3 साल बाद हाफ प्राइस मिल गए, और ये आपके लिए काफ़ी एक अच्छी बात है, क्योंकि मैंने जितने भी देखे हैं वो हाफ से कम में ही बिकती हुई देखी हैं, उससे ज़्यादा मैं नहीं देखी। चाहे वो ABS वर्जन हो चाहे नॉन ABS वर्जन हो,
दोनों ही वर्जन हाफ से कम प्राइस में बिकते हैं सेकंड हैंड कंडीशन में, 3 साल से ज़्यादा पुरानी हो जाए बाइक तो। हाँ, 1 या 2 साल पे मैं कह नहीं सकता कितने में बिकते हैं कितने में नहीं बिकते, क्योंकि 1 या 2 साल में शायद ही कोई इसको बेचता होगा, ऐसा मैंने देखा है। ज़्यादातर मैंने बाइक्स इसकी 3 साल पुरानी या कम से कम जो है 4 साल पुरानी बिकती हुई देखी है। उससे ज़्यादा कम मैंने देखी नहीं है कि उससे कम में किसी ने बंदे ने बाइक बेची ये वाली CBR 250R। और एक और फैक्ट की बात बताऊँ आपको, भारत में आपको ये बाइक 2,36,000 के लगभग की पड़ती थी ऑन रोड, लेकिन नेपाल में पता है कितने रुपए की पड़ती है? अगर आप भारतीय रुपयों को नेपाल में लेके जाओगे तो वहाँ पे आपको 4,40,000 रुपये देने पड़ेंगे केवल एक CBR 250R खरीदने के लिए ABS वाली। लेकिन और उनको अगर नेपाली में कन्वर्ट करो तो लगभग होते हैं 7 लाख नेपाली रुपए। तो यार वहाँ पे जो लोग हैं ना, सीरियसली सोचो 7 लाख नेपाली रुपए दे के एक CBR 250R खरीद रहे हैं। अभी भी वहाँ पे बिक रही है, मार्केट में अवेलेबल है। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ना 200% इम्पोर्ट ड्यूटी है, ऐसा एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था। अब मुझे तो कंफर्म है नहीं कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन अगर इतने प्राइस हैं तो हो भी सकता है इतनी हो। तो यार यही थे आज की वीडियो में, जितने भी पॉइंट्स हैं, नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं, सब आपके सामने है। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो सिंपली इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपके कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हैं, कोई भी आपका सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या सिंपली मेरे इंस्टाग्राम या मैसेंजर पे आके मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। आपके अगर कोई भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में मिस कर गया हूँ, जो कि होने चाहिए थे या जो नहीं होने चाहिए थे, तो यार सिंपल सी बस यही बात है। ओवरऑल आज के लिए यही है जो भी है इस वीडियो में। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।